हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब वह समय आ गया है, अब ब्रह्मास्त्र देने का समय आ गया है। अब वह समय आ गया है कि परीक्षा रिजल्ट, एग्जाम रिजल्ट से पहले ही आपके मन में रिजल्ट की एक रूपरेखा, एक पैटर्न तैयार हो जाए और जो आप पैटर्न तैयार करें उसी के इर्द गिर्द आपका रिजल्ट भी आ जाए। ऐसा संभव है। कैसे संभव है? कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए हुए हैं, अगर उस टॉपिक पे हम लोग एफर्ट कर जाएंगे, अगर उस टॉपिक को हम लोग बार बार चीजों को रिवाइज करके उस टॉपिक से रिलेटेड एक एक चीज को अगर हम लोग अच्छे से कर जाएंगे, अगर उससे रिलेटेड हम लोग थियोरी, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू अगर हम लोग कर जाएंगे, तो आप परीक्षा देने के तुरंत बाद ही, है ना, तुरंत बाद ही आपके मन में एक पैटर्न बन जाएगा रिजल्ट का। और आप देख लीजिएगा कि जो आपका रिजल्ट आएगा और वह पैटर्न आप दोनों मैच कराएंगे, अप्रॉक्स वही होगा, उसी के इर्द गिर्द होगा। कहने का मतलब क्या है? ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? सर के पास अपने अनुभव से आया। अनुभव कैसा? कि भाई किस क्वेश्चन की प्रधानता है, किस क्वेश्चन पे ज्यादा हम लोग फोकस करें, किस क्वेश्चन को ज्यादा हम लोग प्रायोरिटी दें, किस क्वेश्चन को करने पे कम समय में ज्यादा आउटपुट पाया जा सके, किस क्वेश्चन को करने पे अपने सपनों को साकार किया जा सके, किस क्वेश्चन को करने पे हम मार्कशीट में ऐसा नंबर इंगित कर जाए कि हाँ, उस नंबर को देख करके जीवन भर हम लोग सुकून का अनुभव करें। ऐसा ऐसा क्या तरीका था? तो सर ने बताया था कि सर ने ये बताया था कि आपको कि पार्ट फर्स्ट बोर्ड स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको, आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, बोर्ड स्ट्रेटेजी पे क्लिक करिएगा, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड सर ने दिया। इसमें टोटल लगभग कितने थे? 32, 35 या 32 टॉपिक होंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद सर ने आपसे एक वादा किया था कि हाँ, इस टॉपिक को सर आप खुद, ठीक है ना, सर आप खुद आपके समक्ष अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, तरीकों के साथ आपके समक्ष रखेंगे। तो जिसमें सर ने आपसे, आपके लिए क्या था कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ को सर ने डिस्कस कर दिया। उसके बाद सर ने किसको डिस्कस किया? सेकंड एक डिस्कस किया था आपके लिए, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को सर ने आपके लिए डिस्कस किया। तो हमारा 2 टॉपिक का समापन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरी टॉपिक है, वो तीसरी टॉपिक का नाम है, वो तीसरी टॉपिक का जो नाम है वो दैट इज अ थर्ड टॉपिक का नेम, थर्ड टॉपिक नेम इज दैट इज अ रजिस्टिविटी। आज हम लोग रजिस्टिविटी पे बात करेंगे। आज हम लोग रजिस्टिविटी पे बात करेंगे। आज हम लोग कंडक्टेंस पे बात करेंगे। आज हम लोग करंट डेंसिटी पे बात करेंगे और आज हम लोग कंडक्टिविटी पे बात करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आज हम लोग रजिस्टिविटी की बात करेंगे। वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। और यह वही टॉपिक है जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा थी, और यह समय की मांग भी है। और यह टॉपिक चीख चीख के कह रहा है कि एक बार, बस एक बार आप इससे जुड़ जाइए। यह टॉपिक आपके सपनों को कम समय में साकार करेगा। आपने पहले क्या पढ़ा है डजंट मैटर, आपकी तैयारी कैसी है एकदम डजंट मैटर। मतलब मेरे लिए वो कोई मैटर नहीं है। आपका तैयारी अगर 90% है, बेस्ट ऑफ लक। 95% है तो भी बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपका तैयारी 40%, 30% है, 20% है, 15% है, स्थिति यह है कि कहीं फेल ना हो जाए, तो उसके लिए, और जिनकी तैयारी 90% लगभग है, 85% है, उनके लिए भी जो मैं तरीके लेकर के आया हूं, जो मैं मेथड लेकर के आया हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आप आशा करते हैं उस आशा से बहुत ज्यादा कर जाएंगे। भाई, जिसको फेल होने का डर है वो तो पास होने का सपना देखता है। जिसका 80% की तैयारी है वह 90% का सपना देखता है। बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जिसका 60% की तैयारी है वह 80% का सपना देखता है। तो क्यों ना जितनी तैयारी है और जो सर मेथड बता रहे हैं, दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए, तो क्यों ना सपनों को साकार कर दिया जाए। पॉसिबल है, कैसे देखते हैं। आज हम लोग ना जैसे 30 to 32 टॉपिक्स जो है, इसमें हम लोग वन बाय वन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैंने कर लिया। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा के अंतिम चरण में, मतलब परीक्षा के अंतिम चरण का मतलब हो गया कि जो परीक्षा होने वाला है उस अंतिम समय में,
ठीक है ना, रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम आदमी कोई भी व्यक्ति होता है जो भाई पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करता है। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आप देख रहे होंगे, आप मेरा जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आप जब उसमें देखेंगे तो मैंने बार बार पीवाईक्यू कराया हुआ है। और आपको क्या लगता है, क्या केवल उतना ही पीवाईक्यू है? नहीं, और भी पीवाईक्यू है, लेकिन वो पीवाईक्यू चुनिंदा पीवाईक्यू है। वो ऐसे पीवाईक्यू है कि जिसकी जरूरत आपको सख्त जरूरत है। आप उस पीवाईक्यू को बार बार देखिए, आप उस स्ट्रेटेजी को जो मैं बता रहा हूं उसको बार बार फॉलो करिए। आप स्ट्रेटेजी में बताए हुए टॉपिक पे बार बार आप उस पर ध्यान दीजिए। कितने समय बचे हुए हैं? अगर 15 से 16 दिन भी बचा हुआ है, एनफ है। 10 दिन बचा हुआ है, एनफ है। रेजिस्टिविटी को समझने से पहले रेजिस्टेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि भाई रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन ना रह जाए। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि भाई जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो सपोज करिए कंडक्टर एक वायर है और इस वायर का लेंथ हमने ले लिया L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका रेडियस R, और अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, यहां से अगर हम I इक्वल टू निकाल लें दैट इज V अपॉन R, और अगर हम R और I का एक रिलेशन यहां से हमको मिल रहा है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इट मींस दैट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। अच्छा ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, तो मुझे बात बताइएगा कि जैसे जो रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस एक वायर का, रेजिस्टेंस जो है वायर का एक प्रॉपर्टी हुआ। कैसा प्रॉपर्टी हुआ कि वह करंट का कितना विरोध कर रहा है, वह करंट का कितना विरोध कर रहा है। ठीक है ना, तो यह क्या हो गया, दैट इज अ रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, रेजिस्टेंस रजिस्टर का, ठीक है ना, रेजिस्टेंस रजिस्टर वायर का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि भाई वह करंट का कितना विरोध कर रहा है। I इक्वल टू V अपन R से I और R का रिलेशन मिलता है कि R के बढ़ने पर I घटता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध के बढ़ने पर और करंट जो है घटता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। और एक बात मैं बता दूं कि जो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी होती है, रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी होती है, तो याद रखिएगा कि जैसे आपको एक फार्मूला में बताना चाहता हूं कि R इक्वल टू होता है दैट इज रो L अपॉन E। इस फार्मूला से आप एक चीज पा सकते हैं क्या, कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इट मींस दैट अगर किसी भी कंडक्टर, किसी भी वायर का अगर लेंथ आप इंक्रीज करेंगे, तो जब लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी भी वायर का अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो जो प्रति रेजिस्टेंस है वह कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा लिखते चलिएगा, और इन चीजों पे मैक्सिमम आपका लेक्चर रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, तो हम उसको अभी देख लेंगे। और अगर मान लीजिए जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल ही चाहिए तो आपको जानकारी होगा कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू कराया हूं, आप उसमें भी जाकर के आप रेजिस्टिविटी से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं, आपको कुछ सोचना वोचना नहीं है, अब आपका काम है। ठीक है, अब आपका काम है। देखिए क्या है, ध्यान से यहां पर जैसे अगर मैं कहता हूं, आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है वो वायर की लेंथ पे एंड इस पे है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि भाई फार्मूला है R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, और यहां से एक बात निकल के आती है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो मुझे एक बात बताइएगा अगर मैं कहता हूं कि एक तार है जिसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है, और एक तार है जिसकी लेंथ 2L है, तो आप एक बात देख रहे होंगे कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लेते हैं A1, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लेते हैं A2, और आप एक बात देख पा रहे होंगे कि जो इसका लेंथ है, मान लेते हैं इस वायर का नाम है A, मान लेते इस वायर का नाम मान लेते हैं C है, और इस वायर का नाम मान लेते हैं D है, तो आप एक बात देख रहे होंगे कि जो वायर C का जो लेंथ है L और वायर D का जो लेंथ है, तो C का लेंथ वायर जो C वायर है उसका लेंथ D वायर के लेंथ से छोटा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो C वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, जो D का क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, A1 A2 से बड़ा है। उसके बाद आप
कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा कि डी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो आप इसका हेल्प लेंगे। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ने पर, सॉरी लेंथ बढ़ने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि जब 2L आप यहां पर देख रहे होंगे, 2L क्या है आपका, लेंथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो यहां से क्या हो गया, एक कंक्लूजन निकल गया कि जो डी वायर का रेजिस्टेंस होगा वह ज्यादा होगा। अब थोड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया के रेफरेंस में देखिए, एरिया अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और एरिया अगर छोटा होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो बताइए A1 बड़ा कि A2 बड़ा, तो सर ने कहा देखिए यहां पर देखिए A1 ग्रेटर देन A2, तो A2 छोटा, A2 छोटा, इट मींस इसका रेजिस्टेंस बड़ा। तो दोनों कंडीशन में हमने यह देख लिया, क्या देख लिया, दोनों कंडीशन से हमने मतलब इस चीज को सेटिस्फाई कर लिया कि जो डी वायर का रेजिस्टेंस है वह ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सी वायर के ना। तो मतलब डी वायर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो ज्यादा है कंपेरिजन टू सी वायर के रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब बात किसकी थी, रजिस्टिविटी की थी, बात रजिस्टिविटी की थी। तो थोड़ा रजिस्टिविटी को समझ लेते हैं। देखिए रजिस्टिविटी में आप एक बात समझ जाइएगा, जब आपने रेजिस्टेंस समझ लिया तो रजिस्टिविटी में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वह खुद, मतलब वह खुद, जैसे जो क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी जैसे कंडक्टर, जैसे वायर है मान लीजिए, ठीक है, वायर है, तो जाहिर सी बात है मटेरियल से मिलकर के बना हुआ है। और आपको पता है कि उस वायर की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रजिस्टिविटी की, वह उस वायर का जो मटेरियल है वह खुद करंट का कितना अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे रजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पहले रो से करते हैं। रो का फार्मूला क्या हो गया, अगर सर ने अभी यह बताया कि R इक्वल टू होता है रो एल अपान ए, तो यहां से रो का फार्मूला होता है दैट इज R इंटू ए अपान एल होता है। तो जब रो इक्वल टू R इंटू ए अपान एल होता है, तो सर को अब जानना है, सर को क्या जानना है, सर को और स्टूडेंट को दोनों को जानना है कि भाई रो का यूनिट क्या होता है। तो R का होता है भाई ओम होता है, और ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, और एल का कितना होता है मीटर होता है। कैंसिल करेंगे तो हमको जो रो का यूनिट मिलता है, रो का हमको यूनिट मिलता है, वह हमको ओम मीटर मिलता है। तो जब रो का यूनिट मिल गया हमको ओम मीटर, इट मींस दैट हमको रेजिस्टिविटी का यूनिट पता चल गया। और रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है कि वह मटेरियल उस करंट के फ्लो का कितना अपोज करता है। ये रेजिस्टिविटी हो गया, रिप्रेजेंटेड बाय रो हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी में आपको अंतर भी समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद थोड़ा हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, कॉपर सपोज ले लीजिए, कॉपर वायर ले लीजिए, कॉपर वायर। हाँ, रजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी क्या है, तो याद रखिएगा रजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी यह है कि वह मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, उसको वायर के लेंथ से, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट, अगर कोई कॉपर वायर है जिसका लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर है, एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर। अगर मान लेते हैं कॉपर वायर एक है, एक सेम कॉपर वायर है, लेकिन जो उसका लेंथ है, जो उसका लेंथ है वो कितना है, 4 मीटर है, लेकिन वो भी कॉपर वायर है। अब कोई पूछेगा कि इस कॉपर वायर का नाम मान लीजिए दे देते हैं ए, और इस वाले का नाम दे देते हैं बी, तो ए वाले वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी और बी वाले की क्या होगी, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। जो रेजिस्टिविटी होगी, जो रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, और आपको पता है कि रेजिस्टिविटी का लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात आएगी रेजिस्टेंस की, किसकी बात आएगी, रेजिस्टेंस की, तो हाँ भैया सर ने कहा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इट मींस दैट यहां पर 4 मीटर बड़ा, इट मींस दैट जो बी वायर का रेजिस्टेंस होगा वह रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ए वायर के। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी पे चर्चा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पीवाईक्यू आपको उपलब्ध है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसमें आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो आपको मैंने न्यूमेरिकल दे दिया, उसका डेफिनेशन समझा दिया, उसकी यूनिट को बता दिया, उसके फार्मूला को बता दिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है मैंने आपको वह भी समझा दिया, और यह इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो उसका एक भाग है। तो आप इसको देखिए और इस पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल में अलग से देखने की जरूरत क्या है, आप पीवाईक्यू वाला देख लीजिए, मेरा वाला जो पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू देखिए, ठीक। रजिस्टिविटी के बाद थोड़ा एक बात कर लेते हैं ना, करेंट, देन सिटी पे बात कर लेते हैं, थोड़ा कंडक्टेंस पे बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा कंडक्टिविटी पे बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी और कंडक्टेंस, ठीक है ना, और क्या कंडक्टिविटी, इसमें मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, उसको आपको करना होगा। करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, और कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, बार बार बोल रहा हूं, कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज जे इक्वल टू क्या होता है, आई बाई ए, और कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी, दैट इज अ करंट डेंसिटी, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कंडक्टेंस की बात कर लूं, तो कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, एंड जी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। अब ऐसे ले लीजिए, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज जी इक्वल टू 1 अपॉन आर is a conductance. It means that resistance increases and conductance decreases. And you know, एक बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर बनता है, आपके वाइवा में पूछा जाता है कि भैया ठीक है, ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो ये जो महो होता है एक इसका यूनिट होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कंडक्टेंस का यूनिट होता है। कैसे आता है मैं समझाता हूं। जी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपन आर, बोलिए हाँ, और 1 अपन आर, आर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, बोलिए हाँ। ओम को ऊपर ले जाएंगे, पावर मान लीजिए 1 है तो क्या हो जाएगा, दैट इज ओम इनवर्स हो जाएगा, बोलिए हाँ। और इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, मतलब एम को पहले लिखो, फिर उसके बाद एच लिखो, फिर उसके बाद ओ लिखो, तो क्या हो जाएगा, एम एच ओ म हो, किसका हो गया, जी का। जी क्या है, कंडक्टेंस का, क्या मिल गया, यूनिट मिल गया। तो कंडक्टेंस का यूनिट मिल गया, क्या मिल गया, महो मिल गया। उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस का एक और वो है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, उसको आप देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। कंडक्टिविटी के बारे में आप ये कैसे, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नथिंग दैट इज द सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, और ये कंडक्टिविटी होता है। और किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। और आपको समझ में आ गया कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, इसको मैंने आपको समझाया एक। अब इस पे न्यूमेरिकल अगर आपको देखना होगा तो कैसे करेंगे, तो फिर से आपको कहूंगा कि मैंने पीवाईक्यू कराया हुआ है, आप पीवाईक्यू में जाकर के देख लीजिएगा इससे रिलेटेड। एक बात, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसका, जैसे मान लीजिए आपको जानना है कि भाई इसका एक डेफिनेशन और प्लस इसकी कुछ इसका जैसे यूनिट है, तो यूनिट की आपके लिए होमवर्क में क्या आएगा, इसका यूनिट और इसकी क्या बोलते हैं, एक आध दो डेफिनेशन अलग तरीके से आप वो कर लेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्लास वर्क है, जो भी आप समझ लीजिए, बस आपको करना है। और न्यूमेरिकल का सहारा आपको मेरे पीवाईक्यू से मिल जाएगा, बस इतना जानिए, आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं, पीवाईक्यू में सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर लिया, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, उसके बाद क्या टॉपिक क्लियर किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 2, रेजिस्टिविटी 3,
कंडक्टिविटी 4, कंडक्टेंस 5, करंट डेंसिटी 6। और चूंकि 6 क्या, ये कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एक ही पार्ट है, तो हम लोग मान ले सकते हैं कि 4 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिए। अब 4 पार्ट के बाद जो रिमेन पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। एलसीआर सर्किट में आप देख रहे हैं, एलसीआर सर्किट को अच्छे से डिस्कस करना है हम लोगों को, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, और हमारा टॉपिक हो गया। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा इस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इस शब्द जो है ना, एक काम करते हैं, इस पे थोड़ा बात करते हैं। बात करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर सर ने जो टॉपिक बताया है, अगर उस टॉपिक पे अगर हम अच्छे से बात किए रहेंगे, चर्चा किए रहेंगे, अगर उस पर हम लोग फोकस किए रहेंगे, तो सर ने यह बताया आपको कि उसका भरपूर आनंद आप प्राप्त करेंगे और आप वह कर जाएंगे जो आपकी इच्छा है, भले समय कम है, भले आपकी तैयारी कैसी भी हो, लेकिन आप जो चाहते हैं बस इतना जान जाइए कि वो चीज होगा। अब जैसे ऐसा नहीं मत चाह लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए किसी की तैयारी है, सपोज करिएगा 20% की, अब बोल रहे 100% चाहिए अपने को, 90% चाहिए, ये नहीं। लेकिन हाँ, एक सिक्योरिटी देता हूं कि अगर 20% की तैयारी है, अगर आपका याद जो मेमोरी पावर ठीक ठाक है, अगर, और हालांकि होगा आपका मेमोरी पावर ठीक ठाक होगा, बस कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनका थोड़ा भूलने का दिक्कत रहता है। जैसे भूलने का मतलब किसी चीज को अगर वो 2-4 बार पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है। मैं उसके रिगार्डिंग बात करूँ, समय भी तो जाता है, समय भी तो कम है अपने पास, और कुछ बच्चे हैं जिनको एक बार में अच्छे से ठीक से याद हो जाता है, 1-2 बार में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर जिनका जैसे मेमोरी थोड़ा सा वीक है मतलब सेंस ये हो गया कि अगर उसकी तैयारी 20% की है, अब अगर ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को अगर आप करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 दिन पर्याप्त है। 15 दिन आप लग जाइए, इस टॉपिक को कर लीजिए, तो भी आप फर्स्ट डिवीजन की आकांक्षा कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं। जिनका दिमाग बहुत ठीक ठाक है, ठीक ठाक का सेंस क्या, 1-2 बार वो पढ़े, उनको समझ में आ गया, याद हो गया, उनको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो तो 80-90% का सपना देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और आप कर सकते हैं, हो भी जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हो भी जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में मैं एक बात करता हूं, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पहले इस वर्ड का यूज करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल भी, ठीक है ना, तो dv बाई dr को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। dv बाई dr को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो dv बाई में v क्या हो गया आपका, पोटेंशियल हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और dr क्या हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, इट मींस दैट जब ग्रेडियंट की बात आएगी, जैसे रेट की बात आती है, द रेट ऑफ फ्लो चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या करते हैं, नीचे टी लगा देते हैं। क्या करते हैं, नीचे टी लगा देते हैं। तो जब नीचे क्या लगा देते हैं, टी लगा देते हैं, तो जब ग्रेडियंट की बात आएगी तो नीचे आप क्या लगा देंगे, डिस्टेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डिस्टेंस लगा देंगे। तो डीवी अपॉन डी आर। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट है तो पी बाई एल, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वी बाई एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो डीवी बाई डी आर। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, वो होता है E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। कोई पूछेगा कि हाँ, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हो, पोटेंशियल दिया हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक बार दिमाग बैठा लीजिएगा कि यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, देखिएगा क्या पूछा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर को अपने मन में बसाए रहिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिलेशन हो गया, क्या हो गया, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे आपका हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डीवी बाई डी आर आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, और E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन हो गया। आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, तो आप वहां बोलिएगा। ये वाइबा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लैब में आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम जब आपका वाइबा होगा तो यह क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। क्या है कि निगेटिव साइन क्या शो करता है, तो बोल दीजिएगा द डायरेक्शन नेगेटिव साइन shows that negative sign shows that the direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड with decreasing potential. The direction of electric field with decreasing potential. The direction of electric field with decreasing potential. It means that कि electric field के direction में बढ़ने पर potential decrease होता है. It means that electric field के direction में बढ़ने पर potential decrease होता है. तो कोई पूछेगा कि E equal to minus dV by dr क्या है, तो that is the relation between the electric field and the potential, but negative sign shows that the direction of the electric field with the decreasing potential, that is this. ठीक है. अब यहां पर थोड़ा सा इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है ना. आज दो ही टॉपिक देख लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. दो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपने क्या पाया, अभी आपको सर ने बताया E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और सर ने यह बताया कि जो नेगेटिव साइन शो करता है, जो कि वाइवा में पूछा जाता है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिक्रीजिंग पोटेंशियल. एक बात मुझे बताइएगा थोड़ा सा, यहां पर इसको थोड़ा सा ना क्वेश्चन में समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. सपोज करिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया. अब क्वेश्चन ये है कि सर ने यह कहा नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो एक काम करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब एक बात पूछता हूं, सपोज करिए इस एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट यहां पर ए है और यहां पर एक पॉइंट बी है. अब क्वेश्चन आता है कि ये बताइए ए का पोटेंशियल ज्यादा कि बी का पोटेंशियल ज्यादा. तो सर ने यह बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा मेरा पोटेंशियल कम होता, मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम होता चला जाएगा. इट मींस दैट जब मैं यहां से यहां आऊंगा और कम फिर कम होता होता कम कम कम. तो इट मींस दैट मेरा ए, मतलब जो ए पे जो पोटेंशियल है दैट इज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, या कह सकते हैं कि वी बी इज लेस देन वी ए. ठीक है. अगर आपको यह जानकारी हो गई तो इसके बाद जब आप इस टॉपिक पे आपको करना क्या है, कम से कम 3 न्यूमेरिकल कर लीजिएगा मेरे कहने पे. एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा नॉर्मल हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा. उसके बाद थोड़ा सा उससे हार्ड है ना, थोड़ा सा इससे हार्ड हो, थोड़ा हार्डर हो, और थोड़ा सा हार्डेस्ट हो. ठीक है. थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो. हार्ड मतलब हार्ड का सेंस मतलब है कि अच्छा क्वेश्चन हो, मतलब कंसेप्चुअल अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन हो. ठीक है. 3 न्यूमेरिकल आपने इस पे कर लिया. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पे सर ने पीवाईक्यू भी बताया होगा, तो आपने कम से कम 2 क्वेश्चन का पीवाईक्यू देख लिया. अब इस पे अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में ना, जब तुम नहीं कर पाओगे ना तब कहना तुम्हारा नाम बदल देना, तुम कर लोगे. क्यों? क्योंकि आपको सर ने पूरा प्रोसेस बताया, आपको सर ने यह बता दिया कि 3 न्यूमेरिकल आपको खुद कर लेने हैं, नॉर्मल, हार्डर, हार्डेस्ट. और सर ने यह कहा कि इस पे पीवाईक्यू सर ने बताया ही होगा, क्योंकि चैप्टर वाइज में आपको पीवाईक्यू करा ही रहा हूं. तो सर ने आपको जब बताया है पीवाईक्यू तो जाहिर सी बात है देख लीजिएगा, अगर पीवाईक्यू है कि नहीं है. नहीं होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगर होगा देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं. मैं उसमें क्या है पूरा पीवाईक्यू, जैसे कि एक चैप्टर में भाई मान लीजिए अगर 50 पीवाईक्यू, 50 से 60 पीवाईक्यू सबको थोड़ी करा रहा हूं, उसमें चुनिंदा टॉपिक करा रहा हूं मैं. तो अगर हो सकता है कि अगर मैं इस टॉपिक को अगर भूल गया हूँ, मेरे ध्यान से अगर उतर गया होगा तो मुझे बता दीजिएगा, इससे मैं 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा पीवाईक्यू का. लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू देख लिया. अब कितने हो गए? 3 + 2 5 क्वेश्चन. आइडिया आपको लग गया, फार्मूला क्या है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, सर ने तरीका भी बता दिया कैसे क्या करना है, क्या इसका मतलब क्या है. ठीक है. ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बाद, जो एक टॉपिक और है, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. तो जो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ होता है, तो देखिए
ओम्स लॉ तो सबको पता है, क्या पता है भैया? ओम्स लॉ क्या होता है? अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। यहां से हमको क्या मिलता है? V इक्वल टू मिलता है आई आर मिलता है, और R इक्वल टू क्या मिलता है? V अपॉन आई मिलता है, और R हमें हमारा क्या होता है? दैट इज अ कांस्टेंट होता है। और ग्राफ जब बनाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। V वर्सेस I जब करते हैं तो जो हमें ग्राफ मिलता है रेजिस्टेंस का, वो क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ऐसा तब होता है जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब V बढ़ता है तो I भी उसी रेशियो में बढ़ता है, V घटता है तो I भी उसी रेशियो में घटता है। तो ये होता है ओम्स लॉ होता है। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है? तो जो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब जहां पर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जहां पर ओम्स लॉ, ठीक है ना, अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब है? तो जब एक बात बताइएगा, ध्यान समझिएगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं कंडक्टर की बात करूं, ठीक है, तो कंडक्टर में जैसे मैं बात करूं, मेटल की बात करूं, ठीक है, तो मेटल में क्या होते हैं भाई? मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर में मेटल कंडक्टर का मतलब मेटल क्या है? कंडक्टर है, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब इनके क्रॉस में बैटरी लगाया जाता है तो बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और बैटरी क्या करता है? सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बैटरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना, जब वोल्टेज हम लोग भी को क्या करते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूं कि भी को, जब वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो आई भी हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो आई भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट मींस दैट वहां पर हम लोग देखते हैं कि हाँ ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन सर आज हम लोग सर ने कहा कि नहीं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ मतलब जहां पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब इसी कंडक्टर को जैसे कंडक्टर है, सपोज करिएगा इसके क्रॉस में मैंने क्या कर दिया? बैटरी कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस करंट जा रहा है, और करंट जा रहा है आपका, ठीक है, जब करंट जा रहा है, करंट ऐसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे चलेगा, और आपको जानकारी है कि हाँ, ये भी जानकारी है कि द डायरेक्शन ऑफ द जो करंट होता है दैट विल बी द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट। और आपको यहाँ पर एक जानकारी है कि जब करंट वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, जैसे कि आपको एक जानकारी है व्हाट इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट के कारण हीट का प्रोड्यूस होना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है, ठीक है। तो जब करंट इसमें जब जाने लगेगा, तो जब करंट की मात्रा बढ़ने लगेगी, जब करंट वोल्टेज इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, वोल्टेज इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, वोल्टेज इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, तो करंट जब बढ़ने लगेगा तो आपको पता है कि करंट क्या करता है? करंट के कारण क्या होता है? वायर में हीट प्रोड्यूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होने लगेगा? हीट प्रोड्यूस होने लगेगा। तो जब करंट की मात्रा बढ़ने लगेगी तो आई बढ़ने लगेगा, तो हीट भी बढ़ने लगेगा। और आपको एक बात की जानकारी है कि H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है, मतलब H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जब H बढ़ने लगेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा, और जब रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा तो आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रेजिस्टेंस क्या करता है? कि करंट के रास्ते में क्या करता है? ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। तो जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि अब करंट जिस रेशियो में बढ़ रहा था उस रेशियो में न बढ़ करके अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या कंडीशन बन जाता है? वहां पर बन जाता है कि फिर ओम्स लॉ क्या होता है? अप्लाई नहीं हो पाता है। तो जब ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अप्लाई हो रहा था तो वह जो मटेरियल हमारे पास था वह ओमिक मटेरियल था। कैसा मटेरियल था हमारे पास? ओमिक मटेरियल था। कैसा मटेरियल था? ओमिक मटेरियल था। लेकिन जब ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इट मींस दैट अब वह ओमिक मटेरियल नहीं रह गया, अब वह नॉन ओमिक मटेरियल बन गया। क्या बन गया? नॉन ओमिक मटेरियल बन गया। तो जो हमें
ग्राफ मिल रहा था, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन न मिल करके अब वो क्या हो गया, हल्का सा क्या हो गया, ऐसे डेविएट हो गया। इट मीन जाना था सीधे और हल्का सा क्या हो गया, डेविएट हो गया। ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया, कहीं ना कहीं ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल दैट में अगर हम बात करें डायोड की, अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, ये सब क्या है, ये सब नॉन ओमिक मटेरियल है। ये सब क्या है, नॉन ओमिक मटेरियल है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में इतना आपने पढ़ा। इसके अलावा भी एक दो टॉपिक इसमें और हैं। एक दो टॉपिक मतलब क्या है, एक दो और एग्जांपल ले लेना कि हाँ, जैसे कि सर ने अभी बताया, इसके अलावा और नॉन ओमिक मटेरियल कौन कौन से हैं उसके, जैसे कि उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है नॉन ओमिक मटेरियल होगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो नहीं कर रहा होगा तो उसके ग्राफ कैसे बन रहा है, जैसे डायोड वाला है तो डायोड में कैसे ग्राफ बनेंगे, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए। आप इतना करिए, आप कहेंगे कि सर आप क्या कहे थे। ठीक है। तो चलिए, ये सब हो गया।